विद्यार्थियों, मैं अनुराग त्रिपाठी प्रगति संस्थान अन्नापुर से आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम टेट और सीटेट परीक्षा में बहुतायत से पूछे जाने वाले प्रश्न अधिगम पर चर्चा कर लेते हैं। अधिगम पर चर्चा करने के उपरांत अपने सभी जो सिद्धांत हैं उसको हम आपको बताएंगे। यहाँ आप देखते हैं अधिगम की अवधारणा, प्रकृति एवं अनुक्षेत्र। अधिगम का अर्थ, अधिगम की अवधारणा के अंतर्गत अधिगम का अर्थ क्या होता है इसको आप देखेंगे। इसके बाद अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले तीन बहुत हाइलाइटेड जो परिभाषाएं हैं जो पूछी जाती हैं किसकी हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। क्रो और क्रो के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। विद्यार्थियों, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति क्या है? तो अभिवृत्ति को हम मनोवृत्ति भी कह सकते हैं। रुचि है, अभिक्षमता है, अभिवृत्ति है और मूल्य है। चार चीज़ें एक चैप्टर में हैं, लेकिन हमको यहाँ पर आपको अभिवृत्ति का मतलब मनोवृत्ति से संबंधित है। मनोवृत्ति हमारी बनेगी, बिगड़ेगी, सकारात्मक होगी, नकारात्मक होगी। तो सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। गेट्स और अन्य की परिभाषा है, देखिए नंबर 2 पर, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। अनुभव ही सभी परिस्थितियों में व्यक्ति को सिखाता है। गॉर्डन मर्फी की एक परिभाषा है, सीखने या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। अब यहाँ देखिए, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाले कारकों या शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 देखिए लिखा गया, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ और व्यवहार में अस्थायी और अस्थायी दोनों के बीच की स्थिति बनती है। तो कभी कभी इसमें से पूछा जाता है कि कौन व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करने वाली शक्ति है, कौन व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करने वाली शक्ति है और कौन दोनों के बीच की स्थिति है। तो पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ ध्यान देने की योग्य बात यह है, यहाँ एक शब्द आया है परिपक्वन। परिपक्वन क्या है? जब बालक शारीरिक दृष्टि से सक्षम हो जाता है, सारी शारीरिक शक्तियाँ उसके पास आ जाती हैं, उसी को परिपक्वन कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तो उसके शारीरिक शक्ति के साथ मानसिक शक्ति अपने आप में ही परिपक्व हो जाती है। मानसिक और व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें मानसिक या शारीरिक बनावट है, बीमारी है, मादक पदार्थ है, औषधि है, अनिद्रा है, क्रोध, भय है और संवेगात्मक अवस्था है। यहाँ पर आप देखेंगे इन चीज़ों से भी व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन लंबे समय तक वो परिवर्तन नहीं हो पाता। मानसिक या शारीरिक थकावट अगर है तो थोड़े समय के लिए, बीमारी है तो सही हो जाएगी, मादक पदार्थ का प्रभाव भी थोड़े समय तक रहेगा, औषधियाँ कितने समय तक काम दे सकती हैं, अनिद्रा की स्थिति है तब भी सीखने में समस्या है, क्रोध, भय या संवेग की अवस्था, डर है, भय है, प्रेम है, कामुकता है, ऐसी अवस्थाओं में भी सीखने में परिवर्तन होता है और प्रभाव पड़ता है। और अस्थायी और अस्थायी के बीच की स्थिति में प्रशिक्षण है, अभ्यास है और अनुभव है। विद्यार्थियों, इसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, जिसमें अधिगम या सीखने की प्रकृति या विशेषताएं। तो यहाँ पर देखिए 16 विशेषताएं आपके सम्मुख लिखी गई हैं। पूछा जाता है कि अधिगम की क्या विशेषता है या अधिगम की क्या प्रकृति है, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। नंबर 1, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में कोई भी परिवर्तन सीखना है। अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत अस्थायी होती है, मतलब सीखने की जो परिस्थिति है उससे जो सीखा हुआ ज्ञान है वो अस्थायी तौर पर मन मस्तिष्क में या शारीरिक गतिविधि के रूप में अंकित हो जाता है। तीसरा, सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह चीज़ तो आप जानते ही हैं कि सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जीवन भर मनुष्य कुछ न कुछ अंतिम समय तक सीखता रहता है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक एक व्यापक शब्द है। सार्वभौमिक का मतलब हर जगह हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने की प्रक्रिया होती है, उसी को सार्वभौमिक कहा जाता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। सभी परिस्थितियों में अगर व्यक्ति उद्देश्य को रख करके सीखता है और लक्ष्य को निर्देशित करके सीखता है तो सीखने की प्रक्रिया अधिक ज़्यादा कुशलतापूर्वक होती है। इस नाते यह इसकी एक विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने का संबंध अनुभवों की नवीन व्यवस्था से होता है। व्यक्ति नवीन अनुभव व्यक्ति में आ जाते हैं। सीखना वातावरण
एवं क्रियाशीलता की उपज है। विद्यार्थियों, वातावरण ही व्यक्ति को सिखाता है, परिस्थितियां ही व्यक्ति को सिखाती हैं और उस परिस्थितियों में ही व्यक्ति क्रियाशील हो जाता है। सीखने हेतु एक परिस्थिति से दूसरी में स्थानांतरण होता है। ये तो लर्निंग ऑफ ट्रांसफर का सिद्धांत इसमें लागू हो जाता है और सीखने हेतु एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण हो जाता है। सीखने के द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम के क्या उद्देश्य हैं? सीखने की प्रक्रिया और सिखाने की प्रक्रिया दोनों के उद्देश्यों को अधिगम के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। और 10वां लिखा गया है, सीखने के द्वारा विद्यार्थी को उचित वृद्धि एवं विकास में सहायता मिलती है। वृद्धि और विकास एक व्यापक शब्द है। विकास में वृद्धि तो समाहित है, वृद्धि जो है मात्रात्मक है, लेकिन विकास गुणात्मक है। लेकिन अधिगम के द्वारा विद्यार्थी को उचित वृद्धि और विकास दोनों में सहायता मिलेगी, अर्थात समग्र विकास और शारीरिक वृद्धि में सहायता मिलती है। विद्यार्थियों, अगला लिखा गया है, देखिए 11 नंबर पर, सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। व्यक्तित्व पर्सनालिटी आदतों का पुंज है और आदतें ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं। तो व्यक्तित्व की व्यापक परिभाषा उसके व्यापक चैप्टर में दी जाएगी। यहाँ पर सिर्फ हम यही जानते हैं कि सीखने से ही व्यक्तित्व का विकास होगा। और व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व आदतों का समूह है। सीखना समायोजन में सहायक है। व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में समायोजन कर लेता है। सीखने के द्वारा जीवन लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है, इसकी बात हो चुकी। अधिगम एवं विकास दूसरे के पर्याय हैं और नहीं हैं, दोनों बातें हैं। अधिगम और विकास एक दूसरे के समानार्थी हो सकते हैं और एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं। गलत तरीके से किया गया अधिगम, गलत प्रकार का अधिगम विकास में सहायक नहीं हो सकता और सही तरीके से सही दिशा में किया गया अधिगम विकास में सहायक होता है। ये 14 नंबर की व्याख्या है। विद्यार्थियों, 15 नंबर पे, अधिगम के द्वारा व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। करत करत अभ्यासते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इसके द्वारा ये कहावत चरितार्थ होती है। अधिगम एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जिसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। जीवन का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है सीखने की प्रक्रिया में। अब हम बात करते हैं अधिगम के अनुक्षेत्र के बारे में। वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी है, जीवन की किसी भी अभिव्यक्ति को क्रिया कहा जा सकता है और व्यवहार ऐसी सभी क्रियाओं का ही एक संयुक्त नाम है। डोमेन्स ऑफ लर्निंग के अंतर्गत अधिगम का संज्ञानात्मक क्षेत्र, अधिगम का क्रियात्मक क्षेत्र, अधिगम का भावात्मक क्षेत्र। विद्यार्थियों, जहाँ पर भी संज्ञान शब्द आएगा वहाँ पर सभी मानसिक शक्तियाँ एक साथ क्रियाशील होती हैं, जिसमें चिंतन है, तर्क है, समस्या समाधान है, कल्पना है। कॉग्निटिव डोमेन्स ऑफ लर्निंग, और फिर कॉग्निटिव डोमेन्स ऑफ लर्निंग के बाद दूसरा इसमें क्रियात्मक शब्द है क्रिएटिविटी जिसमें होगी, और भावात्मक क्षेत्र है। तो अब ऐसी स्थिति में अब आप देखते हैं कि संज्ञान में क्या होता है। संज्ञान के अंतर्गत ज्ञानेंद्रियां तथा मस्तिष्क की भूमिका प्रमुख रहती है। आप जानते हैं संवेदन, प्रत्यक्षण और प्रत्यण। संवेदन ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान, संवेदन ज्ञान प्राप्ति का द्वितीय सोपान, और प्रत्यक्षण, संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रत्यण प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान। यहाँ आप देखते हैं कि संज्ञान में क्या है। सोचना, विचारना, कल्पना करना, तर्क करना, अनुमान लगाना, विश्लेषण, संश्लेषण, वर्णन, व्याख्या, सामान्यीकरण, संक्षिप्तीकरण, सरलीकरण, नियमीकरण, विस्तारीकरण, आलोचना, समालोचना, ये सब मानसिक क्रियाएं हैं जिसके कारण से इसे संज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। हमें आशा है कि इन शब्दों से आप परिचित होंगे। अगर परिचित नहीं हैं तो उसको आप बताएंगे, उसकी व्याख्या की जाएगी। अब आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्रियात्मक क्षेत्र है? जिसमें शरीर गतिशील हो जाए, शारीरिक शक्तियाँ क्रियाशील हो जाएं, मोशन आ जाए शरीर में। अधिगमकर्ता के क्रियात्मक या मनोशारीरिक व्यवहार में परिवर्तन लाना, जिसमें इंद्रियों की भूमिका प्रमुख है। मनोविज्ञान में 7 ज्ञानेंद्रियाँ क्रियाशील हैं, जिसमें से इसमें चलना, दौड़ना, चढ़ना, उतरना, छलांग लगाना, पकड़ना, धक्का देना, मोड़ना, फेंकना, कूदना, नाचना, गाना, खाना पीना, चबाना, बुनाई करना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, पीसना, लिखना, पढ़ना बालक के अधिगम के विकास में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। अब आप आगे देखते हैं कि अधिगम का भाव क्षेत्र क्या है। विद्यार्थियों, जहाँ पर भी भाव शब्द आ जाएगा, भाव का मतलब ही संवेग शब्द है। संवेग ही सारी क्रियाओं का जनक है। इसका उद्देश्य अधिगमकर्ता के भावात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना है। दुखी सुखी होना, क्रोधित होना, हर्षित होना, डरना, सहमना, उदासीन होना, पसंद बताना, रुचियों
रुचियों, दृष्टिकोण तथा मान्यताओं का प्रदर्शन करना, त्याग बलिदान की भावनाएं प्रदर्शित करना, प्रेम, घृणा, तिरस्कार, क्षोभ, ग्लानि आदि भावों की अनुभूति करना, ये सब संबंधित हैं, अधिगम के अनुच्छेद से संबंधित हैं। अब आगे अंतिम बात आपकी बचती है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कारक जो होंगे व्यक्तिगत हो सकते हैं, विद्यार्थी या अधिगमकर्ता से संबंधित, अध्यापक से संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित, प्रक्रिया से संबंधित कारक नीचे दिया गया है। विद्यार्थियों, यहाँ हम व्यक्तिगत रूप से जो विद्यार्थी या अधिगम से संबंधित कारक है उसके अंतर्गत अधिगमकर्ता का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, मन, मस्तिष्क, शरीर का स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है। विद्यार्थी की मूलभूत क्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी सीढ़ी क्या है, उसका आधार क्या है, ये सब महत्वपूर्ण है। उसकी महत्वाकांक्षा है कि नहीं है, उसके अंदर कुछ अभिप्रेरणा है कि नहीं है, आंतरिक अभिप्रेरणा है कि नहीं है, जीवन का कुछ उद्देश्य है कि नहीं है, और जीवन में वो तत्परता रखना चाहता है, उसकी इच्छा शक्ति है कि नहीं है, ये व्यक्तिगत कारक हैं। अध्यापक से संबंधित कारक, जिस अध्यापक के संपर्क में वो है वो अपूर्ण है कि पूर्ण है, विषय पर पूर्ण अधिकार है, शिक्षण कला एवं कौशल उसके पास है कि नहीं है, उसका व्यक्तित्व एवं व्यवहार किस तरह से है, उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, और कक्षा में स्थापित करने का अनुशासन उसका कितना है, उसके पास कुछ ज्ञान है कि वो अपने आप को ही स्वयं ज्ञानवान बनता है। ये सब सारी बातें अध्यापक से संबंधित कारक में आ जाएंगी। विषय वस्तु से संबंधित कारक में विषय वस्तु की प्रकृति क्या है, विषय वस्तु का अन्य विषयों से संबंध क्या है, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों का आयोजन किस प्रकार किया जाएगा, और प्रक्रिया से संबंधित कारक में दो बातें आ जाती हैं, जिसमें एक लिखा गया अधिगम अनुभवों को ग्रहण करने के तरीके, किस तरह से अधिगम करवाया जा रहा है, और दूसरा है शिक्षण अधिगम वातावरण। तो ग्रहण करने के तरीके में नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित किया जाए, एक विषय के क्षेत्र की अधिगम का दूसरे में समवाय या संबंध स्थापित किया जाए, ज्ञानेंद्रियाँ आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा का प्रयोग किया जाए, अभ्यास, कार्य और दोहराने की व्यवस्था की जाए, उपयुक्त प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन या फीडबैक दिया जाए, सीखने सिखाने की नवीनतम तकनीकी विधियाँ जो वर्तमान में चल रही हैं उसको बताया जाए, उसको समझाया जाए, और फिर शिक्षण अधिगम वातावरण। प्रक्रिया से संबंधित कारक में शिक्षण अधिगम वातावरण के अंतर्गत सामाजिक संवेगात्मक वातावरण सही रहे, उचित अधिगम सामग्री रहे, शिक्षण अधिगम संबंधी उपयुक्त परिस्थितियां रहें, अध्यापक का व्यवहार ठीक रहे, सहयोगपूर्ण व्यवहार रहे, आत्मज्ञान एवं रचनात्मक प्रकृति के हों, अवसरों की प्राप्ति करने की क्षमता हो, सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो, सहयोगात्मक व्यवहार हो। इस तरह विद्यार्थियों, आप देखते हैं ये आपने अधिगम पर प्रकाश डाला। अधिगम का ये चैप्टर बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसमें से देखते हुए भले लग रहा हो कि इसमें से प्रश्न नहीं बनते हैं, नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जब इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं तब इसकी समझ महत्वपूर्ण हो जाती है, और जब इसकी समझ नहीं रहती तो प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। इसके शब्दों पर जब पकड़ नहीं होती और शब्द का अर्थ हम नहीं निकाल पाते तो प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। विद्यार्थियों, इस तरह से हमने अधिगम से संबंधित बातें आपसे बताईं। आगे हम आपको इसके जितने भी सिद्धांत 10 बनते हैं, 5 संबंध और 5 संज्ञान, उसको अलग अलग बताएंगे। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।